हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नाजिया खान और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो हम आज पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। तो हमें 2 प्लांट्स लेने हैं जो एक ही तरह हो, ठीक है। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। तो हमें एक प्लांट को डार्क में रखना है, मतलब अंधेरे में रखना है 72 आवर्स के लिए, और दूसरे वाले प्लांट को सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो हमें उन्हीं जो प्लांट्स के लीव्स हैं उन पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, जैसे हमने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। तो अब हमने जो प्लांट डार्क में रखा था, मतलब अंधेरे में रखा था, अब उसको हमें सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन के लिए, और उस पर फिर से उसकी लीव्स पर हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लीव्स जिनके पास ग्रीन कलर नहीं होता है उनके पास भी थोड़ा सा क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो जो जिन लीव्स पर रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स दिखते हैं वो ग्रीन कलर को छुपा देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। तो इन सब लीव्स पर भी जिनके पास ग्रीन कलर नहीं होता है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए लीव्स ऑफ वेरियस कलर, तो दूसरे दूसरे कलर के भी लीव्स इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. तो हमने कई बार स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ या पॉन्ड्स पर देखा होगा। स्टैगनेंट मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना या फिर, ठीक है। तो हमने कई बार देखा होगा कि ग्रीन पैचेस हमें दिखते हैं पॉन्ड्स पर। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो ये हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि उस पर बहुत एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि जो एल्गी है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उनके पास भी क्लोरोफिल होता है जो उन्हें ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो एल्गी होता है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो यही यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कैसे आता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर में प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। इस फॉर्म में मतलब एयर जो है उसकी फॉर्म में प्लांट्स नहीं ले सकते अपने अंदर नाइट्रोजन। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में ला देते हैं, जैसे these are absorbed by the plants along with water. तो प्लांट्स अपने अंदर वाटर की फॉर्म में ये सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र डालते हैं जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो फर्टिलाइज़र डालने से नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स, मतलब नाइट्रोजन उससे मिल भी जाता है और बैक्टीरिया से भी मिल जाता है।
प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो प्लांट्स अब प्रोटीन्स और विटामिन्स सिंथेसाइज करते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कुछ ऑर्गेनिज्म भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायरी branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is called a cuscuta. Amarbale. It does not have chlorophyll. तो हमें अभी फिगर 1.5 देखेंगे, ठीक है। डू यू सी, तो हमें एक येलो कलर का वायरी ब्रांच लटकता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, इधर हमें ये लटकता हुआ दिख रहा है येलो कलर का, इसको हम कस्कूटा बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसे हम अमरबेल भी कहते हैं, अमरबेल। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये रेडीमेड फूड ले लेता है जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है, मतलब जिस प्लांट के ऊपर ये लटक रहा है उसी से ये रेडीमेड फूड ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। तो जिस प्लांट के ऊपर ये लटकता है न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट deprives द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कूटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो कस्कूटा एक पैरासाइट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कस्कूटा है वो क्या है, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कस्कूटा क्या है, उसका आंसर होगा पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। तो ये पूछ रहे हैं कि एनिमल्स और ह्यूमन्स क्या वो भी पैरासाइट है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद अ टीचर। तो इसके बारे में तुम सोचो और अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मस्कीटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। तो पहेली जानना चाहती है कि जो मच्छर होते हैं, बेड बग्स, लाइस मतलब होता है जुए, ठीक है, लीचेस और दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। तो वो जानना चाहते हैं कि ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं क्या वो भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट प्लांट्स। क्या आपने कुछ प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ही ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं और कुछ होते हैं जो दूसरे कलर के होते हैं। लुक एट द फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो अब हमें फिगर 1.6 देखना है, और जो इधर पिक्चर लाइक मतलब जो जग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का, मतलब लीफ ही मॉडिफाई हो जा रहा है जग लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यही इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। देखिए, ये है जग लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका जग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये है इसका लिड, ठीक है। तो लिड पहले देखिए, इंसेक्ट इसमें जाता है, मतलब बैठ जाता है, और इस पर जो लिड होती है ये तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है। ये लिड तुरंत ही बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो अंदर फंस जाता है, और वही ये पिक्चर डाइजेस्ट कर लेता है। द एपिक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। तो उसके पास एक लिड होती है जो ओपन और क्लोज हो जाती है जब माउथ ऑफ द पिक्चर, उसके पिक्चर का जो माउथ है उस पर ही एक लिड लगी होती है जो ओपन और क्लोज होती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो जो भी इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठता है या लैंड होता है, तो जो लिड होती है वो तुरंत बंद हो जाती है और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाता है, ठीक है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। जब लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। तो जैसे ही लिड बंद होता है, वो जो इंसेक्ट है अंदर ट्रैप हो जाता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस वो पिक्चर सेक्रीट करता है उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कुछ ऐसे ही प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि
कुछ प्लांट्स को बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स ना मिले फ्रॉम द सॉइल विच दे ग्रो, तो जिस सॉइल में वो लोग रहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो हमने देखा होगा कुछ पैकेट्स ऑफ मशरूम मिलते हैं वेजिटेबल मार्केट में। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. हमने कुछ फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे मॉइस्ट सॉइल पर, या फिर जो वुड जो लकड़ी सड़ी हुई होती है उस पर देखी होगी रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो जो फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक थे पैचेस थे, उनको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, अब हम वही चीज़ देखेंगे। एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। तो हमें एक ब्रेड का पीस लेना है और उस पर पानी छिड़क देना है। Leave it in a moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. तो हमें उस ब्रेड के पीस को 2 से 3 दिन के लिए गर्म प्लेस में रखना है, तब तक रखना है जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस नहीं आ जाते। What is the color of these patches? तो उन पैचेस का कलर आपको क्या दिखा? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observations in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread. तो हमें जो जैसे पैचेस भी दिखे हैं उस पर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना है, और जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो हमें जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब हमें कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे, मतलब धागे धागे जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस पर फंजाई लग गई है, फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। तो फंजाई का मतलब होता है फंगस। जब हम ब्रेड को किसी भी वार्म प्लेस में रखें तो उस पर ऐसे ग्रीन ग्रीन या कोई भी कलर के पैचेस आ जाते हैं, और इन्हीं को हम फंगस या फंजाई कहते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग का मतलब होता है जो नॉन लिविंग है या फिर जो मर गए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स इस न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. तो जो फंजाई है वो दूसरे चीज़ों पर भी उग जाते हैं, जैसे कि पिकल्स, अचार, लेदर, क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स जो हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रख देते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब होता है कि गर्म, और उमस, ह्यूमिड का मतलब होता है उमस। उमस की वेदर में हम रख देते हैं तब उस पर फंजाई लग जाती है। During the rainy season they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. तो जो फंजाई होते हैं वो ज़्यादातर रेनी सीजन में ही लग जाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। तो जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो जनरली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब फंगस गर्म और गीली चीज़ों पर लैंड होते हैं तो वो उस पर ही ग्रो करने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आपको पता चला कि हम इन चीज़ों को फंगस से कैसे बचाएं? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और वो अपना शेल्टर मतलब घर और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही शेयर करते हैं। उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. तो जैसे कि फंगस तो कुछ जो फंगस होते हैं वो कुछ प्लांट्स के रूट्स में ही रहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को शेल्टर देते हैं, और जो फंगस है इन रिटर्न वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares food to the fungus. तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गा को हम एल्गी भी कहते हैं। तो जो एल्गी और
फंगस एक साथ रहते हैं उसी रिलेशनशिप को हम लाइकेंस भी कहते हैं। तो इन जो लाइकेंस है वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो जो फंगस है वो एल्गी को शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है। शेल्टर और वाटर मतलब कि घर और पानी उसको प्रोवाइड करता है, और जो एल्गा है इन रिटर्न उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि जो एल्गा है उसके पास क्लोरोफिल है, तो वो फोटोसिंथेसिस से फंगस के लिए फूड बनाता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil? Have you seen farmers spreading manure and fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or the pots? तो आपने कई बार देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अपने खेतों में डालते हैं, और कुछ गार्डनर्स भी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? तो आपको पता है कि जो ये सब क्यों डालते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों डालते हैं? यू लर्नड दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सॉइल से ही लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स क्यों डालते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजर और मैन्योर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये सब जब हम सॉइल में डालते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो हम प्लांट्स को हेल्दी तभी रख पाएंगे जब हम प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल यानी पूरा करेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen in the soil becomes deficient in nitrogen. तो कई बार जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। तो आपने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं तो वैसे ही नाइट्रोजन को वो नहीं ले सकते एयर की फॉर्म में। दे नीड नाइट्रोजन इन द soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. तो एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब एयर की फॉर्म में नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए वो कुछ प्लांट्स के रूट्स में ही रहता है, जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इन सब लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है, ताकि वो उन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करे, और जो इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो जो प्लांट्स हैं इन रिटर्न बैक्टीरिया को क्या देते हैं? फूड और शेल्टर देते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनके पास भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. तो जो प्लांट्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो किसको फ़ायदा करता है? फार्मर्स को फ़ायदा करता है, क्योंकि जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स को ही नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दे रहा है तो उनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, इसीलिए फार्मर्स को फ़ायदा होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस डाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो ज़्यादातर दाल होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही आते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब ज़्यादातर प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। तो कुछ ही ऐसे प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो ज़्यादातर एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉप्स में ही कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, पार्शियल मतलब कि आधा हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो इसका आंसर होगा येस, क्योंकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं
वो इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। तो जो इंसेक्टिवोरस है वो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको पार्शियल हेटरोट्रॉफ कह सकते हैं। और उसके पास क्लोरोफिल भी है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए हम उसको पार्शियल हेटरोट्रॉफ्स कह सकते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।